हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हमारा टॉपिक है आज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतिभा वर्मा और इस चैनल पे मैं रेगुलरली अपने एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहूंगी। आज हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वर्ड की, इकोसिस्टम। व्हाट यू मीन बाय द इकोसिस्टम? Ecosystem is a geographic area where plants and animals, other organisms, as well as weather and landscape, they all work together in a bubble of life. According to Wikipedia ये definition हो गई, लेकिन इसको तो अगर हम थोड़ा सिंपलर फॉर्म में अगर हम देखें, एक ऐसी जगह एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं अपने अनुसार। और यहाँ पे क्या होता है, इंट्रैक्शन से हमारा जो है लाइफ होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ इकोलॉजी वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। दैट्स इट। इकोसिस्टम के बारे में इतना पता होना चाहिए। और पता क्या होना चाहिए कि सबसे पहली जो टर्म दी थी वो दी थी सर आर्थर जी टेंजले ने। कब दी थी? 1935। इट कैन बी आस्क्ड इन दी one word question or maybe in MCQs type, right? नेक्स्ट वर्ड है रेस्टोरेशन। अब हम रेस्टोरेशन, नए वर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं, तो भैया रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब हम रेस्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको बचाने की, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम वो वर्ड यूज़ करते हैं रेस्टोरेशन। इट इज़ अ रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल ओनर। ओरिजिनल ओनर या ओरिजिनल कंडीशन में अगर हम उसको रिकवर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? रिस्टोरेशन। दैट्स इट। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंटेंट क्या है उसके अंदर। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे भाई डेफिनेशंस क्या होती हैं इस चीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। ये तीनों वर्ड ना काफ़ी सिमिलर लगते हैं हमको, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हम जैसे इससे आगे बढ़ेंगे स्लाइड में हम उसे देखते जाएंगे। वाई भाई, क्यों ज़रूरी है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन? क्यों करना है हमें, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? ठीक है। फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्या टाइप्स है मेथड्स के। दो तरह के मेनली चीफली मेथड्स होते हैं, पैसिव और एक्टिव मेथड। फिर स्टेप क्या है रेस्टोरेशन की, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, और ये सारी जो हम कुछ केस स्टडीज हैं ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। एक मैंने जो इसमें एक्सक्लूसिव केस स्टडी जो इसमें इसमें मैंने क्या करी है कि इंडल्ज करवाई है, इसको इंक्लूड करवाई है, वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है। ये किसकी है? इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ द लंताना, लेंटाना इन्वेडेड। लंटाना जो हम कैमरा जो हम पढ़ते हैं कि क्या है, वीड है एक। ठीक है। इसका इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, इससे बचाना है हमको। कहाँ बचाना है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो इसका हमने जब इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करा तो उसको कैसे कैसे लोगों ने, जो जिनने भी इस चीज को मतलब वहां पे एग्जाम्पलिमेंट कराया हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, करवाया होगा ये काम, रेस्टोरेशन करवाई होगी, तो किस तरह से करवाई थी। मेन प्रोसीजर हमारा यही है जानने का। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, डेफिनेशन जब वो लिखी जाएगी, कोई अगर आपको डेफिनेशन पूछेंगे, क्योंकि पूछते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेशन होगी द सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ने जो डिफाइन करी है वो है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन इज अ इज एन intentional activity that initiates or accelerates the recovery of an ecosystem with respect to its health, integrity and sustainability। ये तीन वर्ड्स, ये भारी भरकम वर्ड समझ में आ रहे हैं। हेल्थ के मतलब सबको पता है। इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी की मतलब, इंटेग्रिटी होती क्या है? इंटेग्रिटी हम वर्ड यूज बहुत करते हैं लेकिन हमें इसका मतलब पता नहीं होता है। ऑनेस्टी, एक तरह से हम इसे ऑनेस्टी कह सकते हैं। ठीक है। इंटेग्रिटी ना लिख के आप हेल्थ ऑनेस्टी भी कर सकते हो। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है? इस तरह से यूज करना किसी चीज को कि वो क्या करे, वो डिक्लाइन ना हो जाए, उसकी जो वैल्यू, उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी में कोई भी डेटोरिएशन एक तरह से नहीं आए, हमें इस तरह से यूज करना है। तो क्योंकि हम आजकल बहुत ही वर्ड चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये तीन चीजें हमने जो पढ़ी अभी, हेल्थ, इंटेग्रिटी, सस्टेनेबिलिटी, इसके रिस्पेक्ट में हम जो है क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं।
ठीक है। और ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एक तरह से क्या है, ये एक प्रैक्टिस है किसी डिसिप्लिन। हमारे पास डिसिप्लिन देखो क्या होता है, बायोलॉजी है भाई, आपके पास कौन से डिसिप्लिन से आप एमएससी बीएससी सब कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो एक चीज होती है रेस्टोरेशन इकोलॉजी, ये रेस्टोरेशन इकोलॉजी चीज होती है ना, इसके अंदर हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। अब एक और बात बता दूं, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन इसकी सिंपल डेफिनेशन, ये तो हमारी इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन जो होगी। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है एक्सरसाइज विच इज एम्ड एट रेस्टोरिंग एन इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है, रेस्टोरेशन मतलब रेस्टोरिंग एन इकोसिस्टम। और किसको कर रहे हैं, इकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम इकोसिस्टम पढ़ते नहीं पढ़ते, तो इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन हो गया, सिंपल। और इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन किस चीज से, भाई क्यों करना है रेस्टोरेशन, सिंपल सी बात है, पहले क्यों करेंगे रेस्टोरेशन। भाई रेस्टोरेशन उसी चीज का होगा जो चीज पहले खराब हो चुकी है, जो किसी भी तरह से किसी एक्टिविटी से जो अपने ओरिजिनल कंडीशन में ना होकर वो डिग्रेडेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको डिग्रेडेड फॉर्म से हम हटाकर अगर उसकी ओरिजिनल कंडीशन, वैसे ये पॉसिबल ज़्यादातर हो नहीं पाता है, लेकिन हम उससे नियर टू नियर उसकी ओरिजिनल कंडीशन से लाने का प्रयत्न करते हैं, तो उसको हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कह सकते हैं। विच इज मतलब ये इसमें लिखा भी हो कि और इम्पेयर टू एज क्लोज एज इट्स पॉसिबल एट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था जॉन आर्बर ने और विलियम जॉर्डन थर्ड ने। ठीक है, कहाँ किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन एंड मेडिसिन। अब ये चीज, ये मैंने इंक्लूड करा है स्टिकर, जिस तरह से यहाँ पे एनिमल्स खुद ही, क्योंकि भाई इंसानों के पास तो टाइम नहीं है, अब एनिमल्स खुद ही यहाँ पे रेस्टोरेशन की बातें करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्या होता है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों हो, किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी रेस्टोरेशन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मॉडल बनाने चाहिए। मॉडल किस चीज़ के, भाई कौन सा हम इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन करना चाहते हैं, कौन सी इकोसिस्टम मतलब मेरीन इकोसिस्टम है, कोई टेरेशियल इकोसिस्टम है, किस तरह का इकोसिस्टम है जिसका हमें रिस्टोरेशन करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा ही नहीं है कि एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे हम करने, हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा। जब भी हम किसी बड़े सिस्टम की बात करते हैं तो उससे पहले हमें एक, जब अगर इम्प्लीमेंट करना होता है बड़े सिस्टम पे हमें कुछ ज़्यादा प्रोसीजर को, तो सबसे पहले हम इसे छोटे मॉडल पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। भाई जब हम ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन में हम जैसे देखते हैं कि हम ड्रग बनाते हैं, सबसे पहले हम माइस पे उसको करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं। जब काफी, और टेस्टिंग भी ऐसी भी नहीं होती, उसके बाद भी मल्टीपल टेस्टिंग होती रहती है, इस एनिमल पे, इस एनिमल पे, इस एनिमल पे, अल्टीमेटली जाके हम ह्यूमन में टेस्टिंग करते हैं। तो ये एक तरह से एकदम से हम ह्यूमन पे नहीं पहुंच जाएंगे, कुछ मॉडल्स हमारे बीच में आए ना, जिसने उसको इफेक्टिव बनाने की हमें हेल्प पहुंचाई। तो इस तरह से यहाँ पे हम कुछ रेफरेंस मॉडल्स लेंगे। रेफरेंस मॉडल मतलब हमारे लिए जो गोल होना चाहिए, पहले हमें ये चीज़ हमें पूरी क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा गोल है, जो हमारा रेफरेंस मॉडल है, वो किस तरह से। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जनरली doesn't use any kind of biological or chemical agents. Okay, इकोसिस्टम इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी जिसकी बात की, जिसमें कि दोनों चीजें आ जाएंगी, एबायोटिक एंड ए। देखो ये बहुत ही कॉमन लाइन है कि एबायोटिक एंड बायोटिक, विच आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, ये बहुत ही बेसिक लाइन होगी, ठीक है। रेस्टोरेशन अडॉप्ट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच, व्हाट इज एग्जैक्टली अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मतलब ओवरऑल, ओवरऑल एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम सिर्फ एक एलिमेंट नहीं देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक पौधा हो रहा है तो हम एक ही पौधे को देख रहे हैं। नहीं भाई, जब हम इकोसिस्टम की बात करें तो हम उसे ए बायोटिक फैक्टर भी देखेंगे, हम ये भी देखेंगे उसमें कितनी रेनफॉल वहां पे आ रही है, ठीक है, वो भी मेजर करेंगे कितना टेम्परेचर है उस जगह का, कितनी ह्यूमिडिटी है उस जगह की, सॉइल में कंटेंट कैसा है, सॉइल पोरस है नहीं है कि, और सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी उसमें कितनी कितनी क्या चीज़ें की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किस तरह के जो लिविंग बींग्स हैं वो पाए जा रहे हैं सॉइल के अंदर और सॉइल के ऊपर, यानी टेरेस्ट्रियल ग्राउंड में जो पाए जा रहे हैं। हम जब सब चीज़ों का एक तरह से यहाँ पे जायजा लेते हुए फिर ही अपना डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने बता भी दिया कि इसमें सॉइल, हाइड्रोलॉजी, फ्लोरा, फोना सब चीज़ आएंगी। इससे क्या होगा, एक तरह से रेजिलियंस बिल्ड होगी, रीजनरेटिव पावर जो है, एबिलिटी जो होगी वो बिल्डअप हो जाएगी, और इकोसिस्टम में हम बाद में उसको क्या करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं इजीली। हम बोल सकते हैं कि हाँ अब जब इसमें चल गया है ना,
तो ये आगे भी चल जाएगा। इंपॉर्टेंस दी जाती है सारे ग्रुप्स को, ये मैंने अभी बता दिया आपको। और ये भी नहीं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरा अगर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम श्रब की बात करें, सिर्फ हम ट्रीज की बात करें, नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं भाई, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम आएगा उसमें। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोसीजर्स में, इन सब में, जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगी कि रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, भाई रिस्टोरेशन, तीन चीजें पढ़ ली, एशन एशन एशन, क्या चीज है ये, कोई डिफरेंस है कि नहीं है? अभी पढ़ते हैं, देखो। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एफॉरेस्टेशन वर्सेस रिफॉरेस्टेशन वर्सेस इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। तो एफॉरेस्टेशन, हमें क्या पता हो सकता है एफॉरेस्टेशन के बारे में? एफॉरेस्टेशन जब हम ब्लाइंडली सोचते हैं, अगर मैं कुछ नहीं जानती जैसे एफॉरेस्टेशन के बारे में, लेकिन अभी अगर मैं सोचना चाहूंगी अगर एफॉरेस्टेशन के बारे में, तो भाई हम मुझे एक वर्ड इसमें समझ में आ रहा है, विच इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फॉरेस्ट आ रहा है, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है, अब ए एफ यूज हो रखा है यहाँ पे, एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को प्रमोट करना, राइट? फॉरेस्ट को प्रमोट करना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एस्टेब्लिशिंग द वेजिटेशन इन दैट एरिया विच वॉज नॉट अ फॉरेस्ट अर्लियर। जैसे अगर मैं कोई लैंड लूं, वो खाली पड़ी हुई है, वहां पे कुछ भी नहीं है, प्लांटेशन, बैरन लैंड है जिसको हम कह सकते हैं, अगर मैं वहां पे कुछ ऐसी फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दूं जिससे वहां पे वेजिटेशन सस्टेन हो सके, तो इस प्रोसीजर को मैं क्या कहूंगी? एफॉरेस्टेशन। क्या कहूंगी? एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट जो है उसमें, तो एफॉरेस्टेशन समझ में आ गया, दैट्स क्लियर। नाउ एक और वर्ड है रिफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? री समझ जाओ ना, तो री का मतलब होता है दोबारा करना। हम बोलते हैं डू, डू मतलब करना, री रीडू कह दिया, दोबारा करो उसको। तो ऐसे ही रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम दोबारा फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो और डिफरेंस क्या है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के अंदर? कि एफॉरेस्टेशन के अंदर जहां फॉरेस्ट नहीं था हम वहां फॉरेस्ट लगा रहे थे, रिफॉरेस्टेशन के अंदर क्या हो रहा है? वहां पे फॉरेस्ट पहले था, वो बैरन लैंड नहीं है, जहां पे फॉरेस्ट था, लेकिन किसी ऐसी कुछ कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस या किसी बायोटिक इंटरफेरेंस के वजह से वहां पे क्या हुआ? फॉरेस्ट लैंड बैरन हो गया, एक तरह से फॉरेस्ट को काफी हार्म पहुंचा है। हमने सोचा कि हम उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, जिसमें हम कुछ नहीं करते। देखो सिंपल सी बात, पता है क्या करते हैं? इम्पेयर्ड, जो इम्पेयर समझ में आता है, इम्पेयर मतलब जो जो गड़बड़ी हो गई, जो खराबी हो गई है इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, जो वाइटल है भाई इकोसिस्टम में, अगर इकोसिस्टम में इंटरेक्शन ढंग से नहीं होगा, अपना काम जो इकोसिस्टम के अंदर हर एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, वो रोल ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इकोसिस्टम कैसे रहेगा भाई? इकोसिस्टम अल्टीमेटली वो इकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसे डेवलप हो जाएंगी, या तो वो स्पीशीज का एक तरह से क्या हो जाएगा वहां से, या तो वो स्पीशीज का नंबर डिक्लाइन हो जाएगा, या फिर वो इस उस पे भी आ सकती हैं, इस लिमिट तक भी आ सकती हैं कि वो स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट हो जाए उधर से, उस जगह से। ठीक है, तो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम एफोरेस्टेशन कितने भी पेड़ लगा लें, सब कर लें, है ना, ठीक है, कुछ समय तक वो सही रहेगा, लेकिन अगर वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं हुई, वहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी वहाँ पे हुई नहीं, वहाँ पे इतने जानवर नहीं रहे, तो वो फॉरेस्ट किसी काम का नहीं है, वो एक पार्क बन के रह जाएगा। रिफॉरेस्टेशन मैं कर रही हूँ, वहां पे कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, लेकिन रिफॉरेस्टेशन भी एक तरह से, ये दोनों वर्ड्स जो है ना, ये एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन, ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन से जो है ना कनेक्टेड है। अगर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन नहीं होगा तो इन दोनों का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं इम्पेयर्ड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फंक्शन ही नहीं करेंगे नॉर्मली, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो टिपिकल है इकोसिस्टम की, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। दैट्स इट। नाउ these are the type of conditions. What? Why? भाई क्यों करना है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन? सबसे पहले देखो, रेस्टोरेशन जो हम कर रहे हैं किस चीज का कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी इकोसिस्टम की बात करें, मरीन,
और मरीन क्या मैं बात करती हूँ, अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ, मैं टेरेशियल इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ, मैं या डेजर्ट इकोसिस्टम किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ, सबसे पहले उसका जो नेचुरल कैपिटल है, अगर वहाँ मैं ओशन की बात करी तो वहाँ पे जो पानी है क्या वो पीने लायक है, क्या वो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, उसकी क्वालिटी को रिस्टोर करेंगे। अल्टीमेटली इकोसिस्टम के कुछ प्रोसेसेस जो अल्टीमेटली ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे, helping the human communities and ecosystem upon which they depend adapt to the impacts of climate change through ecosystem based adaptation। ह्यूमन कम्युनिटीज को जो हम हेल्प कर रहे हैं भाई, इससे नेचुरल कैपिटल जो हम अच्छा करेंगे, हमारा नेचुरल कैपिटल डेजर्ट में हम क्या करेंगे, डेजर्ट में उस तरह के प्लांट्स हम ग्रो करवाएंगे कि वैसे तो क्या होता है कि हम डेजर्ट में कम ही काम करते हैं, हम मेन काम करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर क्या काम किया जाता है कि फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स वहाँ पे, मतलब वहाँ से किसी भी तरह से प्लांट्स जैसे वहाँ से एक तरह से खाली हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल बैरन लैंड बन चुका है, तो वहाँ पे हम किस तरह से ऐसे प्रोसेस को जिंदा करा दें कि ताकि प्लांट्स वहाँ अडेप्ट कर पाए। क्लाइमेट चेंज हुआ था तो कैसे हम उसको कर सकते हैं, तो ये सारे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट वाइज होते हैं। एक और बता देती हूँ, मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज, हेल्पिंग थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीशीज। एस्थेटिक रीजन, देखो एस्थेटिक रीजन किसी भी चीज के लिए होता है ना, तो एक लास्ट टॉपिक हो सकता है, लास्ट रीजन हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले भाई सोचने वाली बात है, जब कोई जगह हमें मतलब ऐसी दिख रही है कि भाई बहुत ही डिग्रेडेड है, सबसे पहले तो हम उसकी कंडीशन अच्छा करेंगे ना। एस्थेटिक रीजन तो बाद में होता ही अल्टीमेटली, लेकिन पहले हमारा मोटो ये होता है कि जो वहाँ पे डिग्रेडेड प्रोसेस हो रखे हैं, मतलब डिग्रेडेड प्रोसेसेस समझ में आ रहा है क्या, प्रोसेसेस जो इकोसिस्टम के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, इकोलॉजिकल जो वहाँ पे क्या हो रही गतिविधियां जिसे हम कहते हैं वो हो रही हैं, जो होनी भी चाहिए इकोसिस्टम के अंदर। और वो अगर किसी भी कंडीशन की वजह से कोई ऐसी चीजें आ गई या कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए जिनकी वजह से जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम बात करते हैं कि हम रिस्टोर कर रहे हैं नेचुरल कैपिटल। ठीक है, एस्थेटिक रीजन की वजह से भी अल्टीमेटली हो सकता है। मॉरल रीजन भाई ह्यूमन है, ह्यूमन की मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपको जब नेचर ने इतना इतना कुछ दिया है तो आपका भी इस पे एक तरह से आपकी एक ड्यूटी बनती है, प्रिंसिपल ड्यूटी बनती है कि आप इसको डिस्ट्रॉय ना करें और ना करने दें, ना होने दें। ठीक है, उसके बाद regulated use and harvest, particularly for subsistence, which is also a very good factor for that। कल्चरल रेलेवेंस ऑफ अ नेटिव इकोसिस्टम, नेटिव पीपल, ऑब्वियसली नेटिव जो लोग वहाँ के लोग हैं तो उनका कल्चरल रेलेवेंस है उस जगह से। भाई हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं तो वो उन लोगों का वहाँ पे वो है। हम आइलैंड की बात करते हैं, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, भाई वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं तो वो उनका कल्चर रेलेवेंस है भाई, वो पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी से वहां से रह रहे हैं, वहां पे रहते आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे ना अपना इकोसिस्टम खराब हो। और किसी तरह से भाई उनको नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, लेकिन हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली एनवायरमेंटल हेल्थ तो हम कर ही रहे हैं उसकी, नियर बाय पॉपुलेशन का भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ सही कर रहे हैं ना, तो कुछ फैक्टर देखो क्या होता है ना, जैसे हम सॉइल यहाँ पे कुछ, जैसे सॉइल में क्या होता है ना कि हमने अगर कुछ ये चीज देखा है भैया ये बैक्टीरिया ये चीज अच्छी है, ये चीज जैसे कि हमने बात करी ना एजोटोबैक्टर, ये सब चीजें जो हैं ये अच्छी चीजें हैं, तो अगर हम इसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे ना एक जगह, तो वो यहाँ पे भी अच्छा करेंगे, उस यहाँ की हेल्थ भी अच्छी करेंगी, और आगे जो उसकी पॉपुलेशन है उनकी भी हेल्थ भी अच्छी करने वाली है। तो ये मेन वाइज हो गए। ठीक है, अब है हमारा स्ट्रेटेजीज ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। पहले है पैसिव रेस्टोरेशन, फिर दूसरी है एक्टिव रेस्टोरेशन। ये है दो स्ट्रेटेजीज। क्या होती है भाई, पैसिव रेस्टोरेशन को हम नेचुरल रिकवरी या पैसिव रिस्टोरेशन मेथड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जिसमें हम लो इंटेंसिटी टेक्निक की यूज करते हैं, ताकि क्या हो सके, जो हमारे इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उससे हम उसमें हम बदलाव कर सकें और उसको जो है रिस्टोर कर सकें। इस पे लो इंटेंसिटी टेक्निक होती है, हाई इंटेंसिटी टेक्निक यही यूज होती है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देने की बहुत जरूरत है, ये वर्ड हमें भारी भरकम समझ में नहीं आ रहे भाई, हम तो एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, टेरेशियल फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो फोकस क्या होता है मेनली पैसिव रेस्ट, अगर हम टेरेशियल कोई भी फॉरेस्ट ले लें ना, तो वहां पे सबसे पहले जो हमारा पैसिव रेस्टोरेशन का अगर अप्लाई कर रहे हैं ना मेथड,
सबसे पहले हम यहाँ सोचेंगे कि ये सॉइल कैसा है भैया, वाटर कैसे हैं, नेचुरल वेजिटेशन साइकिल्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं भाई, कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं आ रहे हैं इन साइकिल्स के अंदर, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही जो इसको पार्शल या फुली ब्लॉक कर दे रही है। तो इस चीज पर फोकस करेंगे अगर हम पैसिव रेस्टोरेशन की बात करेंगे। इसमें हम नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को चेंज करते हैं। ठीक है। टिपिकल रेस्टोरेशन एक्टिविटी ये हो सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ बाहर से इंट्रोडक्शन जब हम करवाते हैं उस स्पीशीज का सीड मटेरियल का, वो भी क्या करता है ना, गड़बड़ी कर देता है। देखो काफी हम, मैं अब्रॉड में तो नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन जैसे हम जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे कोई भी कंट्री, अगर हम किसी कंट्री से हमें, जैसे अगर हम बीज भी इंपोर्ट करवाने से सीड मटेरियल हमें इंपोर्ट करवाना है, लेकिन वो सीड मटेरियल में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लगा हुआ है, अगर हम प्रॉपर क्वारंटीन और प्रॉपर वहां पे जैसे कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड्स वो अगर अप्लाई नहीं करें, तो ये हो सकता है कि वो जो सीड इन्फेक्टेड सीड है वो अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम में आकर और भी प्लांट्स को उनकी क्वांटिटी, उनकी जो मटेरियल न्यूट्रिएंट एनरिच न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट, उसको डिप्लीट कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये भी हो सकता है। तो हम number of introduction of outside plants should be kept minimum, right? A typical restoration activity would be rainwater harvesting in places that have high water runoff due to degradation or soil compacting. तो जहाँ पे सॉइल वाटर होल्ड नहीं कर पा रही है और हाई वाटर रन ऑफ जा रहा है, ऐसी जगह पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम की चीजें अप्लाई कर सकते हैं, एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। The increased moisture level enables the natural establishment of the grass species. अगर हम वहाँ पे moisture level उस forest की बात कर रहे थे ना, let's get back to wherever, ठीक है, wherever नहीं, सॉरी, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, हम वहीं पे चलते हैं। हमने स्टार्ट करा था टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से, तो वहीं पे हम बात करते हैं, जैसे हमने, भाई हमने यहाँ पे पहले तो मिनिमम करवा दिया, फिर हमने वाटर रन ऑफ सही करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाई भाई, और इससे क्या हुआ, हमने ये देखा कि कुछ दिनों में ग्रास स्पीशीज वहां पे आने लगी। अब एक ये पॉजिटिव साइन है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं इसको पहले लाती हूँ। बहुत पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि अगर ग्रास स्पीशीज आ गई तो ये क्या करेगी, एक तरह से एलिविएट, एक तरह से कर देगी सॉइल को, उसके न्यूट्रिएंट ज़्यादा आएंगे सॉइल के अंदर, और वाटर, मतलब एक होल्ड हो जाएगा ना, प्लांट जो होता है अपनी जड़ों से पकड़ के रखा है ना सॉइल को, तो वो होल्ड होल्ड करके रखेगा सॉइल को, और सीड के जो डिस्पर्सल एजेंट्स है, बर्ड्स, इन सब को भी अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ग्रास एक गुड सक्सेशन स्पीशीज है, ठीक है, that nurtures the other plant species by protecting the seeds, providing moisture, etc. तो when new plants are established by them, है ना, they in turn improve the water and soil cycles. तो पैसिव रेस्टोरेशन जो होता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक तरह से हम कह सकते हैं एक्ट है या मेथड है, जिससे हम जो साइकिल, वर्चुअस साइकिल हमारी जो इकोसिस्टम के अंदर चल रही हैं, बहुत सारे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो हैं, वो हम उनको सही करते हैं किसके मेथड से, पैसिव रेस्टोरेशन मेथड से। ठीक है। ये तो अभी हमने बात करी सिर्फ टेरेशियल इकोसिस्टम के बारे में, टेरेशियल फॉरेस्ट के बारे में। ऐसी चीजें हम और भी इकोसिस्टम के अंदर देख सकते हैं। फिर है एक्टिव रेस्टोरेशन मेथड। देखो एक्टिव रेस्टोरेशन और फुल रेस्टोरेशन दोनों एक ही वर्ड्स हैं। एम क्या होता है सबसे पहले इसका, जैसे हमने पैसिव की बात करी, तो उसमें लो इंटेंसिटी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जिनसे नेचुरल जो प्रोसेसेस थे हमारे, उनको हम सही कर पा रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव रेस्टोरेशन में हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस करना चाहते हैं इकोसिस्टम के अंदर जो पहले हुआ करती थी, बिफोर द डिस्टर्बेंस। Mark my word, before the disturbance, right? So here we use moderate to high intervention techniques, right? This is the main difference between active restoration and passive restoration. Mark my words, note that words. So as we know कि यहाँ पे हम हाई लेवल की
टेक्निक्स यूज करने चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हाई लेवल टेक्निक्स यूज करेंगे तो इट गोना बी इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड, राइट। तो यहाँ पे जैसे वहां पे हमने जैसे फॉरेस्ट की बात करी, यहाँ पे भी अगर हम फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम बिल्कुल फुल रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं भैया, हम तो हाई रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, हाई इंटरवेंशन टेक्निक यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट के अंदर इट कुड बी लाइक सैपलिंग प्लांटिंग, सैपलिंग को प्लांट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाहर से प्लांट लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीड ब्रॉडकास्टिंग मेथड, सीड ब्रॉडकास्टिंग मतलब सीड लाना। इन्वेसिव स्पीशीज मैनेजमेंट। अब इन्वेसिव स्पीशीज, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेसिव स्पीशीज, भाई व्हाट इज इन्वेसिव स्पीशीज, कैन वी नो? या वी नो इन्वेसिव स्पीशीज इज एक्चुअली a very much to a level, it's very dangerous, we can say it's very dangerous to an ecosystem. How? For example, I have already discussed in contents that we will gonna study Lantana invaded Corbett Tiger Reserve area, right? So there we will be discussing about it, but right now I'll just give a few aspects regarding the invasive species. कोई ऐसी स्पीशीज जो बाहर से आई है और ऐसी स्पीशीज हमारे जो और एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं इनको इनको क्या कर रही है, इवेट करवा रही है, मतलब क्या करवा रही है, उनको वहां से इवैक्यूएट करवा रही है। उस स्पीशीज को हम इन्वेसिव स्पीशीज कहेंगे। उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो जाए, अपने नंबर ज़्यादा कर लें, तो वो न्यूट्रिएंट तो डिप्लीट करती ही करती हैं, साथ साथ उस प्लांट्स को भी बहुत ही नुकसान पहुंचता है जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ग्रो हो रही थी। ठीक है, गुड एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम जैसे नेटिव प्लांट स्पीशीज की बात करते हैं भैया, सीधे सीधे हम यहाँ पे प्लांट स्पीशीज हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ताकि रेडियल प्लांट को हम थोड़ा सा अच्छा कर सके। ठीक है, और सिचुएशन में हम री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इन स्पीशीज को। और इसी तरह के अगर हम लेक या लैंड पे किसी भी जगह किसी भी क्या करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हम ये देख सकते हैं, ये हमारा एग्जांपल जैसे कि हो गया मैनेजमेंट ऑफ सच वेजिटेशन में भी एसेंशियल। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Seed dispersal into degraded wetlands are located adjacent to pristine or less degraded wetlands. दे आर जस्ट लाइक, वो वेटलैंड की बात करी है मैंने इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे वेटलैंड की बात करी है। यहाँ पे हमने बताया नेटिव प्लांट ले रहे हैं भैया, स्ट्रेटेजिक सीडिंग हो रही है और आउट प्लांटिंग कर रहे हैं, हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पूरे के पूरे वेटलैंड के टॉप्स को। तो ये तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको बस बेसिक आइडिया है ना इन दोनों चीज़ों का, तो आप इजीली अपने वर्ड्स में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग भी पेपर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मेनली एक ड्राफ्ट एक तरह से मैं कह सकती हूँ उसका है कि रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में, चलो यहाँ पे पहले आते हैं। रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की बात करें, सबसे पहला जो स्टेप है प्लान। भैया देखो, कहीं भी कुछ भी चीज़ हम करें सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे उस चीज़ की। प्लानिंग में भी देखो एक, जब हम कहीं पे प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो भी उसे फंड करने वाला है कि नहीं कोई। हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम इतने बड़े लैंड को एक खुद ही कर लें। वी नीड्स फंड्स यार, वी नीड फंड्स, हमें फंड चाहिए। तो फंडिंग एजेंसी कौन सी है, ये सब हमें पहले एक तरह से लिस्ट करना चाहिए। फिर कौन कर सकता है, हम ये भी लिस्ट करना चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमें फंड करेंगी। जो भी फंडिंग एजेंसी जो हमें फंड करना चाहती हैं, दोज विच आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद सबसे पहले हम अगर हम अपने स्तर की बात करें, हमें सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में ही बहुत टाइम निकल जाता है। हम सारे फैक्टर्स को लिख के लेते हैं ना भाई। मान लो एक ने बात करी सॉइल के बारे में कि सॉइल में ये फैक्टर कम है, एक ने बात करी कि ह्यूमिडिटी में इतना ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेनफॉल ऐसी हो रही है, ऐसी नहीं हो रही, सनरेज ऐसी आ रही है, ऐसी नहीं आ रही, डायरेक्शन किस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारी जो स्पीशीज है वहां पे उभर नहीं पा रही, उग नहीं पा रही।
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। हमारे क्या कट टू कट ऑब्जेक्टिव्स जो देखो बकवास ऑब्जेक्टिव्स हमें इसमें इंक्लूड नहीं करने। डिफाइन द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स दैट इज नीडेड, विच इज नीडेड ओनली दैट। उसके बाद कंडक्ट द साइट असेसमेंट, इट इज वेरी एसेंशियल। सो जब भी हम व्हेन वी प्लांट सीडलिंग्स we always wait to get them grow, and we always wait to see plants out of them, to see plantings or we can say samplings out of them. सबसे पहले हमें वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। हमें वहां जाकर उस चीज का जायजा लेना पड़ेगा, भैया जो हमने काम किया है या वो प्रोग्रेस में है कि हमें कुछ उसमें चेंजेस करने चाहिए। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन डेवलप करेंगे हैं, किस तरह से हम जो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है भैया कुछ जैसे अगर मान लिया वहाँ पे कोई डिजीज है या डिजीज कॉजिंग एजेंट है भैया जो वहाँ पे रहने नहीं दे रहा और चीज़ों को, तो हम पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, तभी हम रेस्टोरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज प्लान, सेकंड इज इम्प्लीमेंट एंड थर्ड इज इवेलुएट। इम्प्लीमेंट करेंगे जितने भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे उस चीज़ की, ये तो बाद में बात है। पहले सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, दिस इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज इवेलुएशन। इवेलुएशन इन द मीन्स कि हम मॉनिटर करेंगे इसकी इफेक्टिवनेस, दे आर सस्टेनेबल और नॉट, ये भी मेंशन करेंगे, अडेप्टेबिलिटी देखेंगे उनकी, सर्वाइवेबिलिटी देखेंगे उनकी, और जो भी हमारी फाइंडिंग्स निकल के आएगी हम उसको एक तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आकर देखते हैं स्टेप वन आइडेंटिफाई नेचुरल, ये सब चीजें, ये सब एक तरह से यही चीजें हैं, ठीक है। ये थोड़ा ब्रॉड, ये थोड़ा छोटा वे है इसको दिखाने का, ये थोड़ा ब्रॉड वे इसको दिखाने का, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, जस्ट एग्जाम्पल। नाउ डिफरेंट रिस्टोरेशन अप्रोचेस, they are the 5 R's of the restoration: ecology, reclamation, revegetation, rehabilitation, recreation, ecological engineering, इसको restoration भी हम कहते हैं। तो रेस्टोरेशन इकोलॉजी के जो हमने फॉर्म्स बात करे हैं, इसमें से एक आध मैंने और इसमें इंक्लूड करवाए हैं, हाँ इंक्लूड करें हैं, जैसे कि रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड एंड और मिनिमाइजिंग फॉर द डिग्रेडेशन। अब और डिग्रेडेशन हम इसमें कर नहीं सकते, इसको वेलकम नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उस लैंड को स्टेबलाइजेशन करवा देना चाहिए। फिर रिवेजिटेशन, वहाँ पे रिवेजिटेशन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स करते हैं जैसे हम, तो उसमें हम क्या करेंगे, डिग्रेडेशन जो हो रखा है उसको मॉनिटर करेंगे, और जो डिग्रेडेड है हमारे पास ऑलरेडी हैबिटेट, उसको इम्प्रूव करने की कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे रेस्टोरिंग हो ये जरूरी नहीं है, इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि यहाँ पे रेस्टोरिंग हो, ठीक है। तो उसके बाद है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब हिस्टोरिक कंडीशन को रिटर्न करवाना एक तरह से। रिप्लेसमेंट, रिक्रिएट अ साइट which might not be a historically accurate one, ठीक है। एनहेंसमेंट और ऑगमेंटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑगमेंटेशन, सर्च इट नाउ। नाउ enhancement, which means attempt to add to the degraded condition but not fully functional. What does that mean? दिस मीन कि जो डिग्रेडेड हमारे पास कंडीशन है, हम क्या कर रहे हैं उसको कुछ कुछ हद तक उस तरह से एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फंक्शनल बन सके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो फुली फंक्शनल हो सके, ठीक है। फिर है इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। आजकल ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होने लगी हैं कि इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग एक और अप्रोच है। क्या होता है इसमें, हम वही है ना, रेस्टोरेशन जैसे हम बातें करते हैं उसमें कंपोनेंट्स की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, या हम जो कंपोनेंट्स है ना फिजिकल कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, उनको रीबिल्ड करवाते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। मेन एम जो होता है वहाँ पे हम डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं और ऑपरेट करवाते हैं हमारे, क्या करते हैं, इकोलॉजिकल जो हमारा इकोसिस्टम है। और सो दैट इकोलॉजिकल वैसे वर्ड यूज करना गलत ही है, इकोसिस्टम सिंपली कहेंगे उसे। so that the environmental problems can be solved in this approach, eco-friendly techniques can also be designed. This is mere a graph, ये ग्राफ ही है सिर्फ एक तरह से। एक हमारे पास y एक्सिस पे क्या है, इकोसिस्टम प्रोसेसेस, x एक्सिस पे हमारे पास इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, एंड y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, बायोमास और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, भाई क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं,
यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पीशीज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पीशीज कितनी हो रही है। ठीक है। पहला है नो एक्शन, भाई कोई एक्शन नहीं देखा जा रहा तो ऑब्वियसली डिग्रेडेड लैंड है। रेस्टोरेशन सबसे पहले देख रहे हैं कि हम डिग्रेडेशन हो रखा है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, डिग्रेडेड इकोसिस्टम। ठीक है, हो चुका है डिग्रेडेड। उसके बाद एक जा रहा है यहाँ पे रिप्लेसमेंट में, एक जा रहा है और आगे रिप्लेसमेंट में। अब क्या कर रहे हैं हम, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, फिर हमने क्या करा, एनहेंसमेंट करवाया थोड़ा सा उसका, फिर क्या करवाया, रिहेबिलेशन करवाया उसका, फिर क्या करवाया, रिस्टोरेशन करवाया उसका। तो रेस्टोरेशन एक ऐसी चीज होती है जो काफी क्लोज है इको ओरिजिनल इकोसिस्टम के। हम ये देख रहे हैं रिप्लेसमेंट, एनहेंसमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये थोड़े दूर दूर है। लेकिन सबसे पास जो ओरिजिनल इकोसिस्टम के है वो क्या है, रेस्टोरेशन। तो रेस्टोरेशन इसलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन इन इंडिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए। ठीक है, कुछ स्मॉल थे, कुछ साइट स्पेसिफिक थे, कुछ में बहुत ही कम लोग उसके मेंबर्स थे, उसके प्रैक्टिशनर्स थे एक तरह से। ठीक है। हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं ना, वो बहुत सारे एलियन स्पीशीज से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। बॉल पार्क एस्टिमेट में लोगों ने बताया भाई कि 40% जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनको चाहिए रेस्टोरेशन भाई, दे एक्चुअली वांट इट। तो उसमें हाँ, अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करके उसको और इकोसिस्टम में भी देखें तो हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं भैया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एक तरह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव करवा सकते हैं वहाँ की क्वालिटी, ह्यूमन लाइव्स, अगर वहाँ पे रह रही हैं ह्यूमन लाइव्स, और वहाँ का गुड हैबिटेट फोना एंड इट्स सिग्निफिकेंट फ्लोरा, सब हो सकता है ऐसे। तो ऐसे वैसे टारगेट्स भी बहुत ही बना रहे हैं, हमारी पॉलिसीज भी बहुत चल रही हैं इंडिया में, जो कि मेन वर्क इसका करती हैं, रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन का काम करती हैं मेन। और ऐसा कहते हैं कि इंडिया हैज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट of restoring at least 26 million hectares of a degraded land by 2030. I don't know, maybe it's possible, but let's try. Reaching this target will require, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। दैट्स अ वेल ट्रेन्ड, हमें रेस्टोरेशन प्रैक्टिशनर चाहिए भैया, हमें ट्रेनिंग के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। फील्ड लेवल का ट्रेनिंग होना चाहिए यहाँ पे, हर तरह से हैंडलिंग आनी चाहिए आपको, इम्प्लीमेंटेशन भैया, जो हमारे पास जो मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी मॉनिटर करने वाला, उसको सर्वे करने वाला होना चाहिए। ठीक है। फिर सेकेंडली हमें क्या चाहिए, हमें कोड प्रिंसिपल्स चाहिए भैया, रेस्टोरेशन हम जो करने चाहते हैं हम अपने इथिक्स उसमें लगाएं, अपना पूरा ऑनेस्टी के साथ उसको करें। ये नहीं कि हम डिसऑनेस्ट हो जा रहे हैं बीच में। ठीक है, हमें ऑनेस्टी दिखानी, इंटेग्रिटी दिखानी है इसके अंदर। फिर है एक टिपिकल जो प्रोजेक्ट होता है वो कुछ 5-6 साल का होता है। ठीक है, उसमें हमें फंडिंग भी चाहिए भैया, फोकस भी चाहिए। देखो 5-6 साल आप किसी चीज पे काम कर रहे हो तो आपको फोकस तो अल्टीमेटली ही चाहिए। बिना फोकस के आप 5-6 साल नहीं लगकर काम कर सकते हो। ठीक है, आप 1-2 साल करोगे, आप फिर क्विट कर जाओगे। जब तक आपके पास कोई ड्राइव नहीं होगी, कोई एम्बिशन नहीं होगा, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो यही एक डिफरेंस हो जाता है एक सक्सेसफुल रेस्टोरेशन के और दूसरे प्रोजेक्ट जो रेस्टोरेशन नहीं कर पाए। ठीक है, दीज आर द मेन टारगेट्स वी नीड टू अचीव। Protect our environment, what we actually need to regenerate, restore our environment, we need, and to increase their productivity we need, obviously। ठीक है, तो ये सब हमें चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, ये क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज एक तरह से बंद कराती हैं इसके साथ रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। भाई जो हम काम कर रहे हैं फिर हम उसको भी पैसे देंगे भाई, जो वहीं जाके वहीं बैठ के सर्वेइंग करेगा उसे पैसे देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना उसमें। और एक ना नेशनल पॉलिसी एक तरह से बन सकती है, हेल्प करते हैं ना। भाई हम जो फाइंडिंग्स हमारे पास आई, जैसे कि यार हमें ऐसा करना चाहिए, या हमें ऐसा करना चाहिए, हम अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करेंगे, अल्टीमेटली जाके वो किसी नेशनल बॉडी या इंटरनेट क्या नाम है, नेशनल बॉडी या सेंट्रल स्टेट किसी भी पॉलिसी में वो कहीं ना कहीं तो फॉर्मुलेट होगी ना। तो एक तरह से हम हेल्प कर रहे हैं। रेस्टोरेशन इसलिए करना चाहिए ताकि हम स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट को मेंटेन भी कर सकें और उसको मॉनिटर भी कर सकें। फिर ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, जिससे नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम नैप, इसमें रिहेबिलिटेशन जो होता है डिग्रेडेड फॉरेस्ट का, ये इस पे फोकस करता है। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया विच इज GIM। ठीक है, ये NAPCC के, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर आता है। उसमें हम मेनली क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और इंक्रीज करते हैं ट्री कवर। ठीक है, क्लाइमेटिक अडेप्टेशन, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, ये सब इसके अंदर आती है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, जैसे ये वर्ड बता रहा है, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नेचुरल हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं, जो डिग्रेडेड फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। ठीक है, और जो लॉस हो रखा है इनका हैबिटेट्स का,
उस रेट के अंदर डिग्रेडेशन लाना, उस रेट के अंदर रिडक्शन लाना, हमारा ये प्लान होता है। फिर नमामि गंगे किसको नहीं पता भाई, पीएम नरेंद्र मोदी ने, ओवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी affirmed to work for cleaning the river and controlling pollution, obviously. Subsequently, the Namami Gange. In 2014, the Union Minister Arun Jaitley ji, late Arun Jaitley, announced an integrated Ganga Affluent project titled Namami Gange, और इससे क्या हो रहा है allocated से 2000 2037 crores इस चीज के लिए उन्होंने वहां पे किए थे। और ऐसा नहीं है कि वहां पे तभी दिए थे, वो हर साल कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, ताकि क्वालिटी ऑफ अवर रिवर्स, हमारी इंडिया की जो रिवर्स हैं उनकी क्वालिटीज इंक्रीज हो सके, क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो सके। अब लास्टली हम बात करेंगे इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ लेंटाना इन्वेटेड लैंडस्केप्स इन कॉर्बेट टाइगर्स। ये कुछ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की मैंने बात करी है। यहाँ पर इसका एक तरह से मैप बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पे सोना नदी, ये सब सोना नदी वेल्स कहाँ है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, रिजर्व फॉरेस्ट है, टूरिस्ट जोन है, रामगंगा रिजर्वियर है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट रोड है, पीडब्ल्यूडी रोड है, गेट कहाँ है, ये सब इन्होंने बता रखा है। तो ये जो लैंड है ना, इस पे जो मैक्सिमम वेजिटेशन की हम बात करें, जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना ये हमारा, और जो नेशनल पार्क है, ये जो दो चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ, इसमें कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, ऐसे तो बहुत सारी स्पीशीज, लेकिन जो मैंने भी यहाँ पे इंक्लूड करी है विच इज लेटनाना कैमरा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरह से इन्वेडेड स्पीशीज है। इन्वेडिव स्पीशीज क्यों है, क्योंकि मैंने बता दिया इन्वेडिव स्पीशीज क्या होती है, ठीक है। तो ये इन्वेसिव स्पीशीज है, इसने बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी है वहाँ पे, और इससे एक तरह से डिग्रेडेशन वहाँ का स्टार्ट हो रखा है, बहुत डिग्रेडेड हो चुका है अल्टीमेटली। सबसे पहले 2009 में बाबू एटॉल वहाँ पे, एटॉल जब हम यूज़ करते हैं तो उनके साथ जितने भी उनके साथी थे जो को वर्कर थे उनको बोलने के लिए हम एटॉल टर्म यूज़ करते हैं। तो 2009 में 2009 में उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था कि हाँ पे भाई इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, ठीक है। देखते हैं उन्होंने, ये देखो, ये है प्लांट कैमरा ना, सिंगल, ये एक तरह से हम फ्लावर उसे कहते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स हमें दिख रहा है, कितने सारे फ्लोरेट्स दिख रहे हैं हमको, ये देखो, ठीक है। और ये पूरा प्लांट है, इस तरह का प्लांट आपने देखा ही होगा आपने ना, अपने आसपास भी काफी देखा होगा आपने, जहाँ पे थोड़ा सा जंगल तरह का जगह है, या पार्क के आसपास आपने देखा होगा इस तरह के प्लांट को, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने 3 अप्रोच बनाई थी, कि सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, देखो, वो बायोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे। आप किसी भी प्लांट के बारे में बात कर रहे हो, बिना बायोलॉजी के किसी भी चीज से आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पहले पता करना पड़ेगा वो प्लांट का रूटीन कैसा है। हम जब भी किसी ह्यूमन की बात करते हैं, भाई उसको डिजीज होती है, तो हम सबसे पहले उससे पूछते हैं भाई आपका रूटीन क्या था, आपने क्या खाया, या आपने क्या पिया, या किस तरह से आप मतलब क्या चीज कर रहे थे जिससे आपको ये चीज हुई, ठीक है। तो पहले हम उसका रूटीन समझने की कोशिश करते हैं। उस तरह से प्लांट में भी जब तक हम उसका ये समझ पाएंगे कि क्या केमिकल्स एक्चुअली सीक्रेट होते हैं, क्या सीक्रेट मतलब इस तरह से ये नहीं कि सीक्रेट कर रहा है, इन सेंस के कुछ केमिकल जैसे कि मेटाबोलाइट्स जिसे हम कहते हैं ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं हमारे पास, कुछ तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि बहुत एसेंशियल है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, और जो कुछ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो उसके अंदर निकलते हैं, वो क्या हैं, और सबकी चीज़ें अगर हम उसकी बायोलॉजी, उसकी केमिस्ट्री अगर हम ढंग से पढ़ें, तो हमें ये समझ में आएगा कि लेंटाना कैसा प्लांट है, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है कि फ्रेम हम कर पाए सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स को, राइट। थर्ड है हमारे पास कि अब देखो सब कुछ हो गया, हमने बायोलॉजी पढ़ ली भैया, हमने कंट्रोल मेजर्स भी देख लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये देखेंगे जो हमारे पास रेस्टोरेशन प्रोग्राम है वो किस तरह से हो सकता है। मॉडल मैंने बताए थे कि एक रेफरेंस मॉडल लेंगे, तो यहाँ पे हम रेफरेंस मॉडल, ठीक है, यहाँ पे एक रेफरेंस मॉडल लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नेसेसिटीज हैं, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम उसको काउंटर कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारे पास नेगेटिव रोल निकल के आया, या नेगेटिव कुछ इन्फ्लुएंस निकल के आया, हमें उसको कैसे कम्बैट करना है ये भी हम देखेंगे। एट द सेम टाइम्स स्टेक होल्डर्स जो उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको हम देखेंगे कैसे कैसे हमने फंडिंग हमें चाहिए,
ठीक है, इस सब जब ये सब हम प्लान कर लेंगे ना, ये सब हमारे प्लान का पार्ट है। दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स ना, दे आर टाइप ऑफ, एक तरह से ये क्या है, प्लान हुआ पूरा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज ऑन इकोलॉजी, सीड बायोलॉजी ऑफ लेंटाना, बाबू et al developed a very simple and a cheap physical method for eradication of the lantana, which is cut root stock method, which is CRS method। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या करा, देखो हम जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं ना, या हम सिंपल अगर प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो एक वर्ड आता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, हम बात करते हैं ना ट्रांजिशन जोन क्या चीज होती है, देखो रूट और स्टेम के बीच में एक ऐसा रीजन जो क्या होता है, जो इस तरह की सेल से बना होता है, जिससे हम देख पाते हैं कि भाई यहाँ पे रूट है, यहाँ पे स्टेम है। ये स्टेम के सेल्स हो गए, ये रूट के सेल्स हो गए, और उनके बीच में जो सेल्स हैं वो एक तरह से ट्रांजिशन जोन हुआ ना, क्योंकि रूट से स्टेम में ट्रांजिशन हो रहा है, नहीं सॉरी, स्टेम से रूट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसका ट्रांजिशन के बीच में जो सेल्स होते हैं उनको ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। उसके नीचे हल्का सा नीचे उसके हम कट लगाते हैं, और फिर उनको सेलेक्ट करा जाता है, क्योंकि वो एक एक्टिव प्लोरिफिकेशन साइट। उसी को क्यों सेलेक्ट किया है भाई, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव प्लोरिफिकेशन, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो सकते हैं, तो एक्टिव प्रोलिफरेट कर सकते हैं। तो इससे हम उनको माइक्रोस्कोपिकली, हम जैसे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम मॉनिटर कर सकते हैं उन सेल्स को, तो वो हम करते हैं, एग्जामिन करते हैं उसको, नॉट मॉनिटर, एग्जामिन करते हैं। और इस मेथड से जब हम रिमूवल कर लेते हैं वो, क्योंकि क्या है ना, देखो ये हमने मेथड अप्लाई करा, तो ऐसे मेथड उन्होंने बहुत सारे और प्लांट्स पे भी अप्लाई करे होंगे ऑब्वियसली, एक ही प्लांट पे थोड़ा ना अप्लाई करा होगा, तो और भी प्लांट्स अप्लाई करे होंगे, और उन्होंने फिर लैंड को ऐसे छोड़ दिया होगा, मतलब उसी के साथ कट लगा के इनको छोड़ दिया प्लांट्स को। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ये करा और उन्होंने दोबारा आके उस लैंड को देखा, तो उन्होंने एक चीज पाई, भैया जो हम वीड रिमूव कर जा रहे हैं ना, उसके बाद भी इन्वेजन शुरू हो रहा है भाई, उसके बाद सेकेंडरी इन्वेजन हो रहा है। उसमें जो स्पीशीज कोरी हैं वो है सिनाटोरा, सीना ऑक्सीडेंटलिस, और लेंटाना भी दोबारा आ जा रहा है इस वजह से। सी मतलब सीआरएस मेथड भी इतना इनफ नहीं था, इतना अच्छा नहीं था भाई, कि जिससे लेंटाना एकदम से इवैक्यूएट हो जाए उस जगह से। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही नेसेसरी बन गया था कि हम सुस्टेबल रेस्टोरेशन प्रोग्राम लें वीड फ्री एरियाज के लिए। तो बाबू एटॉल ने एक टेक्निक बनाई, रेस्टोरेशन टेक्निक बनाई, जिसमें कि 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड, उन्होंने क्या समझा कि पहले हमें क्या करना है, टू आइडेंटिफाई द रेफरेंस इकोसिस्टम इन अनडिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ पार्क। ये उन्होंने पहले नहीं देखा था कि जो पहले अनडिस्टर्ब पार्क है ना, मतलब हम ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की, तो ये जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके ये जो अनडिस्टर्ब है, जो अनडिग्रेडेड लैंड है, अभी पहले हम उसका जायजा करेंगे। ये देखेंगे भाई कि वहां पे किस तरह से स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो एक रेफरेंस इकोसिस्टम हो गया। फिर टू आइडेंटिफाई द टारगेट कंडीशन, जो हमारी टारगेट कंडीशन है, रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टेक होल्डर की, वो देखेंगे। फिर डेवलप करेंगे फील्ड नर्सरी, मतलब उन्होंने पहले वहाँ पे फील्ड नर्सरी सोचा बनाने का। ठीक है, और कुछ सिलेक्टेड स्पीशीज ही वहाँ पे डाले, मतलब आप समझ रहे हो किस तरह का यहाँ पे मेथड लगाया गया है, एक्टिव मेथड लगाया गया है। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने जो स्टेप ली थी, वो क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें उन्होंने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, लास्ट में मॉनिटर करना चाहिए, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने चाहिए कुछ एक्टिविटीज, लाइक मैनुअल वीडिंग करते रहो वहाँ पे, और ड्रेनेज चैनल चैनल बना दो आप वहाँ पे कुछ। The last step was most important, as I discussed. It involved the monitoring and observing of the certain activities, just like manual weeding along the drainage channels and under perching trees, such as Strativa religiosa, Gardenia turgid, etc. तो ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, ये हमने कहाँ पढ़ी हैं, किस चीज के रिस्पेक्ट में पढ़ी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो केस स्टडीज अगर आप इंक्लूड करोगे अपने क्वेश्चंस में, इट विल लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर व्हाइल एग्जामिनिंग योर शीट, आंसर शीट। तो ये सब हमने जो भी देखा कि बाबू एटॉल ने 2009 में स्टार्ट करा था, फिर उन्होंने अपने प्लान को सीआरएस मेथड यूज करा, फिर वो भी सक्सेस नहीं हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने दूसरे अपने ऑब्जेक्टिव्स लगाए। तो यही है ना कि आप 4 से 5 साल इस चीज के अंदर काम करेंगे, तो आपको फोकस रह के बहुत ही सटीक ऑब्जेक्टिव आपको बनाने चाहिए। ठीक है, और अल्टीमेटली उनका रिजल्ट क्या आया कि 2 साल के बाद, रेस्टोरेशन कब 2 साल चला,
लेकिन कहाँ से कहाँ तक चला, 2005 से लेकर 2007 तक चला। तो तब क्या देखा गया, तब उन्होंने देखा कि कुछ ग्रासलैंड कम्युनिटीज और लेग्यूम्स वहाँ पे डोमिनेट होने लगे, मतलब वहाँ पे उनका क्या होने लगा, वहाँ पे वो प्रेजेंट होने लगे, वहाँ पे वो ग्रो होने लगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स वर पॉजिटिव, रिजल्ट्स क्या रहे उनके, पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ दी, भाई क्यों हमें करना है, हमने ये पता कर लिया क्या होता है, किस टाइप्स, कितने मेथड्स होते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड्स में क्या एग्जांपल हो सकते हैं, क्या अप्रोचेस हमने यूज करी हैं, सब हमने डिस्कस करा। अल्टीमेटली हम एक चीज डिस्कस करते हैं भैया, व्हाट इज दी, और वी कैन से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। फर्स्ट यही है कि नेटिव प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, दे हैव हैड ओवर सेंचुरीज से वो वहाँ पे एक्लिमेट हो रहे हैं, मतलब वो सरवाइव कर रहे हैं उस रीजन में, नॉन नेटिव स्पीशीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वहाँ की कुछ देखो, वहाँ का जो फ्लोरा, हम फ्लोरा जब वर्ड यूज करते हैं, फोना यूज करते हैं, पर्टिकुलर वहीं पे उस प्लेस पे रहने वाली जितने भी प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज हम उनकी बात करते हैं। तो वहाँ का जो नेटिव फ्लोरा है हमें उसे प्रोटेक्ट करना है भाई, वो और जगह नहीं मिल रहा, तो हमें उसे और ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट एंड स्पीशीज, एंड सेकेंड ऑफ ऑल नेटिव स्पीशीज, इनका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जनरली लेस इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, और पोस्ट प्लांटिंग विद द नेटिव प्लांट यूज, मेनली जो इनमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है ना, वो ये इस स्टेज से पहले का रहता है, फर्टिलाइजेशन स्टेज पहले का रहता है, क्योंकि आपको यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे जितनी भी स्पीशीज हैं वो सरवाइव तो करें पहले, रिप्रोडक्शन तो बाद में तभी करेंगे ना जब वो सरवाइव कर पाएगी वो एक स्पीशीज। तो पहले आप ये देखेंगे कि वो स्पीशीज सरवाइव कर पा रही है कि नहीं, अल्टीमेटली वो सरवाइव कर गई, फिर वो रिप्रोडक्शन करती है और अल्टीमेटली अपने जो है और प्रोजेनीज को डेवलप करती है। ठीक है, फिर नेटिव प्लांट यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, फास्टर हैबिटेट रिकवरी, इस पूरे प्रोसीजर को अप्लाई करने से हमें रिकवरी बड़ी जल्दी मिलती है, क्योंकि हमारे मेनली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, वही इस चीज के ऊपर होते हैं, भाई हमें हैबिटेट रिकवरी करनी है करनी है करनी है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिया। फिर बेनिफिशियल टू वाइल्ड लाइफ, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो फौना रह रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है भाई, हर्बीवोर्स हैं, फिर उनको ऊपर फीड करने वाले कार्निवोर्स हैं, फिर अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स हैं, वो सब किस पे डिपेंड है, देखो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फूड चेन, और वी कैन से अ फूड वेब व्हेन इट कम्स टू अ इकोसिस्टम, वी टॉक अबाउट फूड वेब यूजली। तो फूड वेब को चलाने के लिए जो हमें प्रोसेसेस अच्छे होने चाहिए ना, हम उसी को तो, उस इम्पेयर प्रोसेस को तो ठीक करते हैं रेस्टोरेशन के अंदर, तो अल्टीमेटली हमारी फूड वेब अच्छी होगी, और फूड में भी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिसके बारे में हमने बताया कि प्लांट्स है भैया, वाइल्ड लाइफ है, तो अल्टीमेटली सबको बेनिफिट होगा, सबको बेनिफिट होगा, है ना, फूड रिसोर्सेज सबको पहुंचाए जाएंगे। और last but not the least, it prevents the potential of habitat loss, which helps to mitigate the climate change and threatened or endangered species. देखो मिटिगेट मतलब उस चीज को कंपनसेट करना, क्लाइमेट चेंज से दिक्कतें हो रही हैं उनको कम करने का कुछ एक तरह से ये हेल्प कर सकता है, बिकॉज हम हैबिटेट लॉस पे बात कर रहे हैं, हैबिटेट जहाँ लॉस हो चुका है हम वहीं पे हैबिटेट को रिटेंड एक तरह से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम हैबिटेट लॉस को प्रिवेंट करेंगे, जब हम ऐसा काम करेंगे, तो अल्टीमेटली क्लाइमेटिक चेंजेस जो है उसको भी थोड़ा मदद मिलेगी, कि क्लाइमेट चेंज थोड़ा कम होगा। कम इन द सेंस, देखो मैं कम जो, अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रही हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो हैबिटेट लॉस जो है मेनली हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और आप मानो ना मानो लेकिन हैबिटेट लॉस एक ऐसी चीज़ है ना, अगर ये हो गई तो इकोसिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली जितने भी थ्रेटन्ड और एंडेंजर स्पीशीज जो है ना वो भी नहीं हो पाएंगे। भाई थ्रेटन्ड और एंडेंजर स्पीशीज क्यों बनते हैं, आपको क्या लगता है क्यों बनते होंगे? ऑब्वियसली इसका जो आंसर यही है कि कुछ स्पीशीज आई या कुछ ऐसे प्रोसेसेस के अंदर गड़बड़ी हो गई, इकोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रही हूँ, जिसमें गड़बड़ी होने से वहां की वो स्पीशीज जो कि पहले नेटिव थी, वो स्पीशीज वहां पे रहना अब सही नहीं समझती है, या उस स्पीशीज का जो सर्वाइवेबिलिटी रेट होता है वो घट रहा है,
वो कम हो रहा है और धीरे धीरे देखते देखते वहां पे पहले जैसे कि 50 इंडिविजुअल थे, अगर हम 50 इंडिविजुअल प्लांट स्पीशीज की बात करें, धीरे धीरे वो 45 हुए, फिर 40 हुए और धीरे कम होते होते सिर्फ 15 ही रह गए। तो एक तरह से वो थ्रेटेंड हो रही है ना उस जगह पे। जैसे हम आईयूसीएन की लिस्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इतने सारे लिस्ट कर रखे हैं भैया, एंडेंजर स्पीशीज में आते हैं, ये थ्रेटन में, ये वनरेबल में, ये एक्सटिंक्ट में, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में, ये सारी जो स्पीशीज हम बात कर रहे हैं। तो इनको ये ना हो, ये चीजें ना हो, इसके लिए हम ये जो वर्ड है ना, ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इसलिए अप्लाई करते हैं। मेन हमारा काम यही होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग सो कनेक्टेड, और पूरा लेक्चर अच्छे से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।